हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर सेकंड का बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 1 एमसीक्यू क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, कभी ना होने वाली प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा मूल्यांकन क्या होता है? एक सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया मतलब क्या है? जो हमेशा चलती रहती है। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है? हर तरह के इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंटिव दोनों तरह के टेस्ट आते हैं। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे साल चलती रहती है। और मूल्यांकन क्या है? एक ब्रॉड टॉपिक है। उसके अंदर हम सारे छोटे छोटे टेस्ट वगैरह और फॉर्मेटिव असेसमेंट हर तरह के इसमें आकलन मापन सब शामिल होता है। मूल्यांकन की विशेषता, इसमें से कौन सी है मूल्यांकन की विशेषता? ऑप्शन नंबर 1 निरंतरता, व्यापकता, या सी शिक्षा प्रक्रिया, या ये सभी। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं ये सारी सभी। राइट आंसर है ये सभी। ये जो क्या है? मूल्यांकन निरंतर चलता है, व्यापक मतलब मैंने अभी बताया आपको कि ब्रॉड होता है, और शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इनमें से कौन सा मूल्यांकन का विषय नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मूल्यांकन का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अकादमिक विषयों का मूल्यांकन, कि जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनका मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि कुशलताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 भौतिक विकास का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 जाति का मूल्यांकन। तो विषय नहीं है इनमें से। तो हमारा क्या होगा? मूल्यांकन का विषय क्या नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 4 जाति का मूल्यांकन। हम क्या है मूल्यांकन में हम क्या क्या करते हैं? अकादमिक विषयों का जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एकेडमिक, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंदर हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। बौद्धिक विकास का कि हमारा कितना मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, कितना हमने ग्रहण कर सकते हैं, उन सबका मूल्यांकन किया जाता है मूल्यांकन के अंदर। इसे इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या है? उसमें जाति का मूल्यांकन नहीं किया जाता, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा मूल्यांकन का महत्व। इसका महत्व क्या है? मूल्यांकन का महत्व क्या है? विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच करना, कि विद्यार्थी ने क्या उपलब्धि किया उसकी जांच करना। शिक्षा में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 निर्देशन प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मूल्यांकन में क्या होता है? विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच की जाती है, शिक्षा में कितना सफल हुआ है वो भी जांच की जाती है, निर्देशन प्राप्त करना, ये सभी क्या है? मूल्यांकन के महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा आकलन से तात्पर्य। अधिगम स्तर ज्ञात करना, पृष्ठपोषण देना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये सभी। तो इसमें आकलन से हमारा क्या होगा? राइट आंसर ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो आकलन में क्या होता है? अधिगम स्तर ज्ञात करना। आकलन जब हम करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, किस तरह से उसका स्तर है। आकलन अधिगम का जो स्तर है कितना है, बच्चा कितना ग्रहण कर पा रहा है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आकलन जो होता है वो निरंतर पूरे साल चलता रहता है। जैसे कि छोटे छोटे टेस्ट वगैरह टीचर ले रहे हैं स्कूल में, यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, कभी कभी इस तरह से टेस्ट ले लेते हैं कि टीचर क्या है? बच्चे का जांच करता रहता है, बच्चे कितना सीख रहा है। और उससे क्या होता है? बच्चे को पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक मिलता है, बच्चों को भी और टीचर को भी अपना पता चलता है कि उसे कितना सुधार की ज़रूरत है, उसकी कौन सी टीचिंग टेक्निक अपनानी चाहिए, उसने जो टीचिंग टेक्निक अपनाई वो ठीक है या कि नहीं है। तो इस तरह से उसे अपने भी फीडबैक मिलता है। इसमें आकलन में क्या होता है? दोनों को फीडबैक मिलता है, टीचर को भी मिलता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा आकलन का गुण नहीं है? बच्चों की समस्याओं का पता लगाना, शिक्षण प्रदर्शन का पता लगाना, अधिगम संबंधी पृष्ठपोषण प्रदान करना, बच्चों के भोजन का पता लगाना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या है? आकलन में बच्चों के भोजन वगैरह की, बच्चे क्या लंच में ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे, क्या भोजन का उनका स्तर है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इन सबको नहीं होता। आकलन में हम क्या करते हैं? बच्चों की समस्याओं का पता लगाते हैं कि बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं पढ़ने में। जब टीचर टेस्ट वगैरह लगा के कि बच्चा जब कम मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी समस्याओं का पता लगाते हैं, उसे सुधार करने का। शिक्षण प्रदर्शन का पता लगाना कि टीचिंग वगैरह कैसी है। अधिगम संबंधी पृष्ठपोषण देना, कि अधिगम संबंधी क्या है? फीडबैक दिया जाता है।
नंबर 5 कहता है मापन का अर्थ है दौड़ने की क्षमता का मूल्यांकन, अधिगम क्षमता का मूल्यांकन, लिखने की क्षमता का मूल्यांकन, साइकिल चलाने का मूल्यांकन। तो इसमें से हमारा होगा मापन का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, अधिगम क्षमता का मूल्यांकन। मापन में क्या होता है, हमारी अधिगम की क्षमता कितनी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या कहता है, बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं। तो ये बीएस ब्लूम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीटेट में भी आता है। तो इनके द्वारा दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी 3 उद्देश्य हैं। इनमें से कौन उद्देश्य बीएस ब्लूम द्वारा नहीं दिया गया है, कौन सा उद्देश्य जो है, फर्स्ट ज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, सी मानसिक, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक। तो इसमें से हमारा आंसर होगा सी, जो हमारे बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए 3 उद्देश्य दिए गए हैं वो ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक 3 उद्देश्य दिए गए, मानसिक उद्देश्य नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य का भाग नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य भी हमने पढ़े ना, बीएस ब्लूम के 3 ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और इनका जो है ज्ञानात्मक, फर्स्ट ज्ञानात्मक का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान स्तर, स्मरण स्तर, बोध स्तर, विश्लेषण। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक स्तर का जो है स्मरण स्तर इसका भाग नहीं है। ज्ञान स्तर, बोध स्तर, तो ज्ञान स्तर होता है जिसमें हम कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को सुनते हैं या किसी के द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं, हमें समझ में आता है। बोध स्तर जो उसको हम अच्छे से अपने अंदर बैठा लेते हैं, अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार लेते हैं, तो हमारा बोध होता है। किसी चीज़ को जैसे हमने पढ़ा और समझा और उसको अपने जीवन में उतारना, उस चीज़ को, वो बोध हो गया। और विश्लेषण, जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज कर लेते हैं, उसका तर्क उसके बारे में कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है विश्लेषण। भावात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेकंड हमारा क्या था, भावात्मक उद्देश्य जो बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5, 3, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर ए, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भाग हैं। जो हमने अभी ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा उसके कितने भाग हैं, 3 भाग जो मैंने भी बताया आपको। फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग हैं बीएस ब्लूम के। क्रियात्मक उद्देश्य के कितने भाग हैं, इन्होंने क्रियात्मक उद्देश्य दिया है ना, हम पढ़ा, तो उसके कितने भाग हैं, उसके लिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसके 5 भाग हैं। अच्छे आकलन की विशेषता नहीं है, जो अच्छा आकलन होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या कठोर। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है, कठोर। जो अच्छा आकलन होता है उसमें वैधता भी होगी, विश्वसनीयता, उसे व्यवहार, विश्वास भी क्या आता है, व्यवहारिकता भी व्यवहार में भी अच्छे से आता है वो। तो ये कह गया है अच्छा आकलन वो कठोर नहीं होता। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ 2005 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में भी और आपके इस बीएड एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं, ये एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ 2005 में आया था, तो ये हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें करिकुलम के बारे में राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाई गई थी नीति। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, किसके इस टाइम के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल जो थे हमारे, जो एनसीएफ 2005 की कमेटी बनी थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके ये अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षक केंद्रित, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। मेन केंद्र था कि क्या है, बच्चों को केंद्र में रखकर सारी नीतियाँ बननी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा होनी चाहिए, बुक्स वगैरह है सब कुछ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चों का ज्ञान किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होगी एनसीएफ के अनुसार। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। अगर आपकी मेरे इन क्वेश्चंस के द्वारा हेल्प हुई है प्रिपरेशन में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारा था यूनिट 1 का पार्ट 1, अब पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।